अच्छा, अब हम आ जाते हैं माउंटेन रेंजेस की तरफ। और ये कब बनती है, ये कब दो टकरा रही हैं आपकी, और दोनों कौन सी प्लेट्स हैं? कॉन्टिनेंटल, दोनों कॉन्टिनेंटल हैं। अब जो दोनों टकराएंगी तो अब तो सख्त किस्म की कोई चीज ही बननी है। और ये दोनों जो है ये नीचे नहीं जाती, ये दोनों जब कॉन्टिनेंटल है एक जैसी होती हैं तो ऊपर ही उठती हैं, ठीक है। और इस तरह से आपका फॉर्म हो जाता है पहाड़ी सिलसिला। और ये पहाड़ी सिलसिला आपके अपने पास मौजूद है हिमालय की शक्ल में, ठीक है। जो हमारे हिमालय सबसे अच्छी इसकी मिसाल है। और ये इसी तरह फॉर्म हुआ था कि दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो थी वो आपस में टकराई, और उसकी वजह से इस तरह की माउंटेन रेंजेस जो है वो बन जाती है हमारे कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस के थ्रू। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, ये ट्रांसफॉर्म किस तरह होती हैं तो ये भी हम देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज अकर व्हेन प्लेट्स स्लाइड pass each other horizontally. This movement can lead to earthquake along faults. ये फॉल्ट कहलाते हैं जब ये एक दूसरे से इस तरह टकरा रही हैं और एक जरा सा आपने देखा कि नीचे चला गया, एक जरा सा ऊपर हो गया, दो प्लेट्स थी और ये टकराई आपस में, ना तो ये यूं हुई है क्या, स्लाइड की है, यानी टकराई नहीं है, टकराने को तो कन्वर्जेंस कहेंगे, ठीक है। और डाइवर्जेंस क्या हुई, वो दूर चली गई। और ये वाला जो है सिलसिला आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, स्लाइड कर जाती है, स्लाइड होके थोड़ा सा एक ऊपर हो गई एक नीचे चली गई, ठीक है, या स्लाइड होके ऐसे ही बराबर ही रहा, इधर से इधर खिसक गया। तो इस तरह की प्लेट जो है वो आपको नजर आती हैं और इनको हम बोलते हैं फॉल्ट्स, कि ये फॉल्ट क्रिएट हुआ हुआ। ये पहले से हमें नजर आ रहा था कि दो प्लेट जुड़ रही हैं, ऐसे इलाके होते हैं, ऐसी जगह होती है जहाँ हमें पता चल रहा होता है कि दो प्लेट्स मिल रही थी, वो स्लाइड कर गई है। तो ये कभी स्लाइड इस शक्ल में आपको नजर आएगी, एक ऊपर चला गया एक नीचे, कभी स्लाइड ये वाली होगी कि एक नीचे चला गया एक ऊपर, और कभी जो है वो इसको नॉर्मल फॉल्ट कहेंगे, इसको रिवर्स फॉल्ट कहेंगे, और नीचे वाले को जो सबसे लास्ट है इसको हम कहेंगे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, यानी इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं गया है, वो बस यूं करके ऐसे आगे पीछे हो गई है, स्लाइड कर गई है। तो वो इस तरह के, और इनकी वजह से एपिसेंटर्स वगैरह जो बताया कि वो इस तरह की चीजें क्रिएट होती हैं और इस तरह का, और इनको कहते हैं फॉल्ट्स। ये फॉल्ट हो रहा है यहाँ के ऊपर, यानी कि दो प्लेट्स थी वो स्लाइड कर रही है एक दूसरे से, कभी एक हल्की सी ऊपर आ जाती है, कभी रिवर्स हो जाता है, ये वाली नीचे चली गई, ये वाली ऊपर आकर कभी स्लाइड कर गई। तो ये चीजें होती हैं, इनको फॉल्ट्स बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज को क्या बोलते हैं, फॉल्ट बोलते हैं, फॉल्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये आ गए हम टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर। तो टेक्टोनिक प्लेट्स भी याद रखो कि हमेशा से ऐसी नहीं थी। क्या ये पिक्चर पूरी आ सकती है पहले, या अगर नहीं आ सकती तो पहले ऊपर वाले का पोर्शन दिखा दो और फिर नीचे वाले की तरफ। अच्छा, तो ये बहरहाल ये आपकी डिफरेंट, जब आप नोट्स की शक्ल में आपके पास पहुंचेगा तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी थी। इनमें सिर्फ आपको ये बताना मकसूद है कि जब से जमीन बनी अंदाजा ये लगाया गया है कि ये जो प्लेट्स आपकी क्रिएट हुई थी ये एक शक्ल की नहीं थी। तो जो सबसे पहले वाली इनकी शक्ल थी वो जुरासिक के 145 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, इससे पहले भी हो सकता है कि और हो। तो ये थी। उसके बाद का जो सिलसिला आया वो क्रिएशियस कहलाए 65 मिलियन ईयर्स अगो, और जो आजकल का दौर है वो प्रेजेंट डे। ये समझो कि जिस तरह आटा अगर आपने गूंथते देखा हो अपने घरों में, ठीक है, तो वो आटे को जब आप यूं करते हैं, मुक्की लगाते हैं या ये करते हैं, तो वो पहले ऐसे बनता है फिर ऐसे बनता है, तो इस तरह। तो ये जमीन की फॉर्मेशन जो आपको ये प्लेट्स की फॉर्मेशन है ये भी कुछ इसी अंदाज की नजर आ रही थी, ठीक है। तो वो आपने पहले देखा, पहले मुख्तलिफ अंदाज की थी, 145 मिलियन ईयर्स हो अंदाजा लगाया गया है कि शायद इस तरह का होगा, फिर उसके बाद शायद इस तरह की हो गई, लेकिन आजकल के जमाने में शायद इस तरह की ये प्लेट बन चुकी है। अच्छा जी, मेंटल कन्वेक्शन। The primary driving force behind plate movement is mental convection. mental के अंदर convection होती रहती है। मैंने बताया ठंडी जगह जो है वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश करती है, गर्म चीज जो है वो ऊपर उठने की कोशिश करती है, और ये अमल मुस्तकिल जमीन के अंदर हो रहा है। ये कॉन्वेक्शन का सिलसिला जो है ये जमीन के अंदर मुस्तकिल हो रहा है। द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड प्लेट मूवमेंट इज मेंटल कॉन्वेक्शन। हीट from the Earth's core causes convection currents in the semi-fluid asthenosphere beneath the lithosphere. This current push and pull on the overlying tectonic plates causing them to move. इसके बाद रिज पुश है। रिज पुश का मतलब भी यही है, जो आपने देखा कि रिजेस बीच में क्रिएट हो रही हैं, तो वो क्या करती है कि जब एक चीज उठ के बीच में निकल रही है तो वो दो चीजों को अलग कर देती है। तो ये पुश, पुश का मतलब है धक्का लगाना, ठीक है, अलग कर देना। तो ये रिज पुश जो है ये होता है द मिड ओशन रिजेस न्यूली फॉर्म क्रस्ट इज हॉटर एंड लेस डेंस देन द सराउंडिंग ओल्डर क्रस्ट. This lead to ridge push where gravity causes the denser older crust to move away from the ridge. और एक होता है स्लैब पुल, ठीक है। स्लैब पुल में क्या होगा
कि वो जो है वो क्योंकि सबडक्शन जोन्स बने हुए, सबडक्शन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म हो रही है, जब नीचे गड़ा पड़ता है तो दो चीजें एक दूसरे के करीब आ जाती है तो वो पुल कर लेता है, ये आपने देखा स्लैब पुल की कंडीशन होती है। जोन्स द dense oceanic plates scans to the mantle, it as it sinks it pulls the rest of the plate behind it, creating a slab pull force that contributes to plate movement। इफेक्ट ऑफ प्लेट मूवमेंट, ये इफेक्ट्स इनके क्या क्या हो सकते हैं तो मैंने आपको पहले से बता दिया, तो थोड़ा सा कि झटके आपको महसूस हो सकते हैं, अल्लाह ना करे साथ कुरान भी दरमियान कि जनाब अर्थक्वेक का जो एपी सेंटर एक क्रिएट हो जाता है उसको कहते हैं एपी सेंटर। वैसे तफसील से पढ़ेंगे जब आप पढ़ रहे होंगे अर्थक्वेक वगैरह का अभी टॉपिक आएगा, तो उस नुक्ते को हम कहते हैं जहाँ से क्रिएट हुई, वेव्स निकलनी शुरू हुई, कहीं से निकलनी शुरू, कहीं से स्टार्ट हुई, तो वो जो कहीं का वो नुक्ता था, एक पॉइंट था, उस पॉइंट को कहते हैं एपी सेंटर। ये यहाँ जो ये था ये एपी सेंटर बना और उसकी वजह से यहाँ तक उसकी शिद्दत महसूस की गई, यानी सेस्मिक वेव्स वहाँ तक पहुंची। तो ये अर्थक्वेक्स है, द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स कैन कॉज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन टू बिल्ड अप अलोंग फॉल्ट्स, ऐसा फॉल्ट्स पे होता है, लीडिंग टू अर्थक्वेक्स व्हेन द accumulated energy is released। फॉल्ट्स कहाँ पे होते हैं, फॉल्ट्स कहाँ पे होते हैं, अभी हमने पढ़ा ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में होते हैं। फॉल्ट्स कहाँ पे होते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में, जहाँ दो प्लेट्स मिल रही है तो वो स्लाइड करती है, कभी एक ऊपर चली गई एक नीचे आ गई या फिर दोनों स्लाइड कर गई, ठीक है, तो वहां पे जो होगा ये एपिसेंटर क्रिएट हो जाता है। वोल्केनिक एक्टिविटी, मैनी वोल्केनोज आर लोकेटेड एट कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है, ये तो आपको पता ही चल गया, या तो कन्वर्ज हो रही होंगी तो भी सारे दो प्लेट्स टकरा रही हैं तो वो जो पहाड़ फॉर्म हो रहे हैं, या एक तरफ ट्रेंच बन रही है और दूसरी तरफ पहाड़ी सिलसिला हो रहा है, तो वो वोल्केनोज जो है फॉर्मिंग हो रही है उनकी। तो ये many volcanoes are located at convergent and divergent plate boundaries। magma generated in the mantle can rise to the surface, क्योंकि मैग्मा मुस्तकिल हरकत में है, वो जगह तलाश कर रहा है अपनी निकलने के लिए, ठीक है, और जहां उसको मौका मिलता है वो अपना काम कर जाता है, ठीक है, निकलने की कोशिश करता है, जिससे हमें वोल्केनिक eruptions जो इस तरह की चीजें नजर आती हैं। तो मैग्मा जनरेटेड इन द मेंटल, अच्छा जी, सर्फेस थ्रू दीज बाउंड्री जोन्स, माउंटेन बिल्डिंग, when two continental plates collide their edges can fold and uplift, ठीक है, ये फोल्ड होती रहती हैं आपस में एक दूसरे के साथ, और जिससे मैंने हिमालय की मिसाल दी आपको कि दो कॉन्टिनेंट्स की प्लेट जो है ये कोलाइड कर रही हैं, ये टकरा रही हैं, क्रिएटिंग माउंटेन रेंजेस। द हिमालयाज एंड द एल्प्स आर एग्जांपल ऑफ माउंटेन रेंजेस फॉर्म्ड बाय प्लेट कोलिजन्स। ओशन बेसिन्स एंड कॉन्टिनेंट्स, ओशन बेसिन्स मैंने आपको बता दिया, प्लेट मूवमेंट शेप्स द अर्थ सरफेस लीडिंग टू ब्रेक अप फॉर्मेशन, जैसे वो अलग हटेंगे तो वहाँ जो बीच में जगह बनी वहाँ हो सकता है नीचे से पानी निकल आए तो वो ओशन बेसिन फॉर्म हो जाए। ये किस शक्ल में होता है, मैंने आपको बताया, ये नहर की शक्ल में हो सकता है, और क्या हो सकता है, पॉन्ड बन गया, कोई लेक बन गया, कोई तालाब बन गया, कोई इस तरह की चीज जिसमें बाद में पानी फिल हो जाता है, ठीक है, ये अल्लाह ताला की कुदरत है, करिश्मे की जमीन जब बनी फॉर्म हुई तो उसमें पहले क्या पड़े, डिप्रेशंस पड़े, और बाद में वो डिप्रेशंस क्या हुए, फिल आउट हुए, जिसकी वजह से आपको जो है वो ओशन बेसिन्स नजर आए, आपको इस तरह की जो भी पॉन्ड से लेक से इस तरह की चीजें नजर आई। Ocean basins over million of years ago, the plate movement shaped the earth's surface, leading to the breakup of formation of continents and ocean basins over millions of years। और ये ज़ाहिर काम एक दिन का नहीं होता, ये जो है ये मैंने बताया कि मूवमेंट में आपकी प्लेट जिस पे आप इस वक्त मौजूद हैं, ये प्लेट हरकत में है लेकिन आप इसको महसूस नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन खुदा ना करे अगर शिद्दत बढ़ जाती है तो फिर हम कहते हैं रेक्टर स्केल पे इतना, उसके नापने का पैमाना है, जलजला आने के बाद हम उसे नाप सकते हैं, ठीक है, रेक्टर स्केल पे कितना था, लेकिन पहले से हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि खुदा ना करे जलजला आने वाला है, ठीक है, तो ये चीजें दिमाग में। The study of tectonic plates movement is crucial for understanding the Earth's geological history, predicting natural hazards, and gaining insights into the dynamic process that shape our planet। Tectonic plates की history है, movement है, crucial for understanding, बहुत ज़रूरी है, the Earth's geological history, predicting natural hazards। जैसे मैंने अभी बताया कि एक चीज़ आपको पहले पता चली कि ज़मीन किस तरह से हो सकती थी, शायद इस तरह की हो उस ज़माने में 145 बिलियन ईयर्स अगो। गेनिंग इनसाइट्स, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया टेक्टोनिक प्लेट्स का पोर्शन, और अब हम आ जाते हैं, दाखिल होते हैं रॉक्स के बारे में जानने के लिए, ठीक है, तो रॉक्स की भी किस्में होती हैं, रॉक्स की भी 3 किस्में होती हैं, जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाएंगे तो मैंने यही कहा कि आप जो है आपको अंदाजा होता चला जाएगा कि ये मुस्तकिल अमल है जो हो रहा है, मुस्तकिल अमल उसी वक्त होता है जब कोई चीज जिंदा हो, जिसके अंदर जिंदगी बाकी हो, ठीक है,
तो रॉक्स, ये रॉक्स आर नेचुरली occurring solid substances made up of minerals or mineral like materials. They are fundamental building blocks of the earth's crust and provide valuable information about the geological history and processes that have shaped our planet. Rocks are classified into three main types based on their formation and mineral composition. Igneous rocks होते हैं, sedimentary and metamorphic rocks होते हैं, जमीन की सबसे ऊपरी परत, ठीक है, या क्रस्ट जिसे हम कह लेते हैं, और क्रस्ट में ऊपर वाला हिस्सा लिथोस्फीयर। ये आपका पत्थरों के ऊपर मुश्तमिल है, पथरीली जमीन है आपकी, पत्थर यहाँ पे होते हैं, और पत्थर जो है उनकी तीन किस्में आपको बताई गई, पहले इग्नियस, इग्नियस के बाद सेडिमेंट्री, और सेडिमेंट्री के बाद मेटामॉर्फिक। तो ये इग्नियस रॉक्स कौन से होते हैं, ये आपको नजर आएगा कि ये जो अमल हो रहा है वोल्केनोस का, जो इरप्शंस होती है और वहां से निकलते हैं जो रॉक्स निकल के फैले और वो सारी चीजें, और वो कूल डाउन हुई तो बाद में वो कौन से रॉक्स बन गए, इग्नियस रॉक्स बन गए, क्योंकि वो फायर से ही जनरेट हुए, ठीक है। तो इग्नियस रॉक्स बने, ये आपने देखा कि इस तरह फैलेंगे, फिर ठंडे होंगे, फिर ये रॉक्स बन जाएंगे, तो ये इग्नियस रॉक्स, और ये ठंडे होके मुख्तलिफ शक्लें तैयार करते हैं। यानी ये आप जिस तरह की शक्ल देख रहे हैं, तो कभी किसी जमाने में ये वोल्केनो जो है ये एक्टिव रहा होगा, और उसके बाद जब ये सूख गया और जब ऐसा हो गया तो आपने देखा कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे काट के ये बनाई गई है, लेकिन दरअसल ये कुदरत का शाकार है, यानी कुदरत ने ही इनको इस शेप में जो है कॉलम्स बना दिया, आपको कॉलम की शक्ल के अंदर जो है ये नजर आ रही है, तो ये कुदरत का करिश्मा है बहरहाल। अच्छा जी, igneous rocks are formed from solidification and crystallization of molten material called magma, ठीक है, मैग्मा ही बाहर निकलेगा और जब वो फैलेगा तो वो ठंडा होकर जो रॉक्स फॉर्म होंगे वो आपके igneous रॉक्स होंगे। Crystallization of molten material called magma. Magma can cool and solidify either below the earth's surface, intrusive or plutonic, और ऑन द सरफेस एक्सट्रूसिव और वोल्केनिक, ठीक है। दो तरह के igneous रॉक्स आपको नजर आए, एक होते हैं इंट्रूसिव और एक होते हैं एक्सट्रूसिव। जो बाहर निकल आए वो एक्सट्रूसिव, कुछ है जो अंदर ही रह गए वो कौन से हुए, इंट्रूसिव। Intrusive igneous rocks, these rocks form when magma cools and solidifies slowly beneath the earth's surface. Examples include granite and डायोराइट, ठीक है, ये अंदर रह जाते हैं, और ग्रेनाइट का नाम भी बार बार आया हुआ है, तो ग्रेनाइट याद रखिएगा कौन सा रॉक है, इग्नियस रॉक है। या इग्नियस रॉक आपसे पूछा जाएगा कोई मिसाल दे तो क्या बोलोगे, ग्रेनाइट, ठीक है। Extrusive igneous rocks, these rocks form when magma erupts onto the earth's surface and cools rapidly. Example include basalt and pumice, ठीक है। बसाल्ट का नाम आपको बार बार बताया जाएगा जो जहन में आता है, तो बसाल्ट किसकी मिसाल है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की, ठीक है। कौन से वाले, एक्सट्रूसिव, ठीक है, यानी बाहर निकल आई है। अब हम आ जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की तरफ। सेडिमेंट जो है वो याद रखना कि वो छोटे छोटे टुकड़े जिस तरह टूट गए, बाहर आ गए, अब वेदरिंग की वजह से कहीं हवाएं चली, कहीं बारिशें हुई, कहीं क्या हुआ कि हवा चल रही थी तो तय में उसके कोई पौधा, कोई जानवर, कोई इस तरह करके मर गया, और वो क्या हुआ, तय दर तय वो भी इस तरह फॉसिल की तरह उसके अंदर हो गया। जब वहाँ के जियोलॉजिस्ट पहुंचे और उन्होंने खुदाइयाँ की, निकाले, तो पता चल रहा होता है अंदर से जानवर जो है वो जैसे निकल रहा है प्रेस किया हुआ, या इस तरह की चीजें जो है वो निकल रही है, तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर होता है। ये पिक्चर आपको नजर आ रही है, इसमें आपको रॉक्स की डिफरेंट काइंड नजर आ रही है। नीचे वाला देखो तो वहां की जो लेयर है, जो चीज आपको पता चली है मुख्तलिफ अंदाज की, बीच में आपको स्लैब्स नजर आ रही है, ठीक है, और उन स्लैब्स के ऊपर जो पत्थर है वो उनका अंदाज मुख्तलिफ है। तो ये सब कुछ वेदरिंग की वजह से हुआ है कि जब लेयर जमी, कभी बारिश हुई, कभी हवा चली, हवा ने काटा, कभी बारिश ने उनको गीला किया, जो जो उन्होंने लिया उस बारिश से, ठीक है, कभी जो है इस तरह के जो मौसमी तगय्युरात हुए उनसे जो असर हुआ, तो उसको कहते हैं वेदरिंग की वजह से ये सेडिमेंट्री रॉक, जो सेडिमेंट्स टूट गए और फिर उनके साथ अमल हुआ, कोई बीच में जानवर आ गया उसकी लाश आ गई, कोई बीच में पौधा आ गया वो इसी तरह जो है वो बीच में चला गया उसके, और ये जो है ये क्रिएट हो गई। तो ये बीच में लाइमस्टोन की आई थिंक जो स्लैब्स हैं इसकी। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि ये वाला जो सेडिमेंट्री रॉक्स की आपको शक्ल दिखाई जा रही है, इसके अंदर हुआ ये कि पहले पानी था यहाँ, ठीक है, और पानी गुजरता था तो उसने अपनी गुजरगाह बनाई हुई थी, और पानी से जो कटिंग हुई जमीन की या जिस तरह गुजरगाह बनी, उसके बाद जब पानी सूख गया तो उसके बाद हवा ने काम किया और फिर इसकी शेप जो है
वो इस तरह की हो गई जो आपको इस वक्त नजर आ रही है। ठीक है, कि इस वक्त पानी खुश्क हो चुका है लेकिन हवा ने भी इसके बाद अपना काम किया है, तो उसको ये इस तरह की फॉर्मेशन के अंदर ये जो है ये सेडिमेंट्री रॉक जो है, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है सेडिमेंट्री में? वेदरिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Sedimentary rocks are formed from the accumulation and compaction of sediment particles derived from the erosion of pre-existing rocks, organic materials। और organic materials मैंने बता दिया जिंदा चीजें हो सकती हैं जो इसके अंदर दब गई, रह गई, ठीक है, पौधे भी हो गए, कोई जानवर, कोई इंसान, कुछ भी हो सकता है। और केमिकल precipitation from water solutions। Classic sedimentary rocks. These rocks are made up of fragments of pre-existing rocks and are classified based on the size of particles. Example include sandstone, shale and conglomerate. ये इसके examples बताइए classic sedimentary rocks की। Chemical sedimentary rocks. These rocks form when minerals precipitate from solution. Examples include limestone, calcium। अभी जो आपने ऊपर वाली slabs देखी थी वो limestone की थी, ठीक है, तो वो इस तरह से लाइमस्टोन भी बीच में आता है और उसके बाद केमिकल रिएक्शंस होते हैं और इस तरह की सेडिमेंट्री रॉक जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स। दीज रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स सच एज प्लांट, डेब्रिस एंड शेल्स। एग्जांपल इंक्लूड कोल एंड सम टाइप्स ऑफ लाइमस्टोन। अब आपने देखा कि कोयला आपको लगता है कि कान से निकाला जा रहा है, अरे कान में कोयला कैसे चला गया? दरख्त जो होते हैं लकड़ी है, कोयला क्या है? लकड़ी से बनता है और कोयला निकल रहा है कान से, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पहले क्या थे? दरख्त मौजूद थे जो जिनकी लकड़ी जो है वो अंदर चली गई और वो इस तरह से और वो कोल में फॉर्म हो गई, तो ये वाली चीज। अच्छा, अब तीसरी किस्म जो आप पढ़ेंगे वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जनाब ये मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है और इनमें हो क्या रहा है? तो शक्ल देखने से ही पता चल रहा है कि ये वो लेयर थी जो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर बन चुकी थी, लेकिन जमीन को लगती है भूख। जैसे मैंने बताया कि एक मुस्तकिल प्रोसेस है जो हो रहा है। अब जमीन को लगी भूख, जमीन ने खाना शुरू किया, पत्थर पिघल पिघल के उसके अंदर मोल्टन हो रहे, गिर रहे हैं, तो अब जो ऊपर स्लैब्स बनी हुई थी वो चुरस के ऐसी शक्ल की हो गई। ये जो नजर आ रही है पहले स्ट्रेट स्लैब्स थी और फिर क्या हुआ कि अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हुए, जो अमल हुआ और वो जो पिघला, तो उसकी वजह से ये आपको यूं ऐसे जिस तरह कहते हैं ना चुरस गई, जो कपड़े जिस तरह चुरस जाते हैं अलमारी में रखे हुए, प्रेस करो भाई चुरस गए, कैसे हो गए? तो ये नीचे नीचे जमीन के ये पूरा अमल हो रहा है कि पूरी स्लैब्स आपकी बन गई थी, सब हो गए, तो फिर वो चुरस के तो इस तरह की शक्ल फॉर्म हुई, तो ये हो गया। इसके अलावा जो आप इस्तेमाल करते हैं ज्वेलरी के लिए, स्टोन्स वगैरह, वो भी इन्हीं की किस्म है मेटामॉर्फिक रॉक्स की, जो नीचे फॉर्म होते हैं, सबसे नीचे वाली परत जो मैग्मा के बहुत करीब होती है। जी दिखा दीजिए, ये आपको यहाँ स्टोन्स नजर आ रहे हैं, ये ज्वेलरी स्टोन्स हैं, तो यहाँ के ऊपर होते हैं क्रिस्टलाइन, जो आपको शक्ल है पत्थर और वो इस टाइप की चीजें वो भी यहाँ के ऊपर मिलती हैं, वो इसकी किस्म है मेटामॉर्फिक रॉक्स। आर फॉर्म फ्रॉम pre-existing rocks, igneous, sedimentary or other metamorphic rocks that have undergone changes in mineral composition and texture due to heat, pressure और chemically active fluids। ठीक है, तीन चीजें अमल कर रही है, गर्मी जाहिर है, गर्मी की वजह से ही उसका असर होगा, केमिकल रिएक्शंस होंगे और उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से आपको शक्ल इस टाइप की नजर आएगी प्रेशर्स की वजह से। फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स। फोलिएटेड जिसका अभी बताया, these rocks have a layered or banded appearance due to the alignment of मिनरल ग्रेन्स। एग्जाम्पल इंक्लूड स्लेट और ये जैरसिस वगैरह, जो इस तरह की चीजें जो मैंने आपको बताया ज्वेलरी में भी इस्तेमाल होती है बहुत सारी चीजें। नॉन foliated metamorphic rocks, these rocks do not have layered structure and are typically composed of minerals that have recrystallized without alignment। examples include marble। ठीक है, मार्बल भी आपको पता है हमारे यहाँ कहाँ से निकलता है, मार्बल का अंदाजा है हमारे यहाँ कहाँ होता है? कोयटा इस साइड पे होता है, ठीक है, इन साइड पे जो पहाड़ी इलाका है यहाँ पे आपको नजर आता है कि मार्बल बहुत अच्छा मिलता है हमारे यहाँ। तो ये मार्बल फ्रॉम लाइमस्टोन एंड क्वार्ट्ज फ्रॉम सैंडस्टोन, तो ये चीजें आपको यहाँ मेटामॉर्फिक की एग्जांपल्स नजर आ जाती हैं। ईच टाइप ऑफ रॉक प्रोवाइड्स इनसाइट्स। हमें अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों से नवाजा है कि अगर सही तरीके से काम करें अभी भी तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितनी दौलत इकट्ठा है। मसलन हमें पता ही था हमारे पास सोने के ज़खायर इतने मौजूद है, ठीक है, वो हमें पता बताया, बाहर वालों ने बताया कि हमारे पास, आपके पास इतने सोना पड़ा हुआ है, ठीक है, फिर जब हमें होश आया तब तक काफी सारा निकल चुका था, लेकिन फिर भी ये है कि वो मौजूद है, उसको किसी तरह काबू करने की कोशिश की, ठीक है। तो हमारे पास अल्लाह ताला ने हर दौलत, अगर वहाँ आपको ग्रीनरी नहीं मिलेगी तो वहाँ ये मिलेगा, लाइमस्टोन मिलेगा, वहाँ के ऊपर क्या मिलेगा आपको, ये स्लैब्स मिलेंगी, किसकी, जो अभी बताई, किसकी स्लैब्स, मार्बल की स्लैब्स और इस तरह की चीजें। आपको पता है मार्बल बाहर की
दुनिया में कितना ज्यादा महंगा है। मार्बल से जो बनी हुई चीजें अगर वो हम बना के एक्सपोर्ट करना शुरू करें तो उससे काफी ज्यादा ज़र मुबादला कमाया जा सकता है।